Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. And as you all know that we were discussing about the oceanography and this lecture is going to be about the coral reefs and UN claws. आज के लेक्चर में हम कोरल रीफ्स और यूएन क्लॉज के बारे में बात करेंगे। अब देखो कोरल रीफ्स क्या है, कैसे ये बनते हैं, बनने के बाद ये कैसे हमारे मराइन लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, उसके साथ साथ कौन सी कंडीशंस में ये डेवलप होते हैं, हमारे ह्यूमंस की वजह से और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस रहने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बिकॉज कोरल रीफ से रिपीटेडली भैया आपका सीडीएस हो, आपका सीएपीएफ हो या आपका एनडीए हो, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है एंड इट इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी। तो मैं बहुत अच्छे से आपको कवर कराने वाला हूँ। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज के लेक्चर में यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। अब ये यूएन क्लॉज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया क्या हम जितना हमारा मन करे उतने सी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्या हम जितना हमारा मन करे उतने सी के रिसोर्सेज लेकर के आ सकते हैं या कुछ उसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो सारी चीज आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो विदाउट डिलेइंग मच, विद अ वंडरफुल स्माइल मेरे सारे फौजी आ जाओ और जरा बात करते हैं भैया कोरल रीफ्स की कि ये बढ़िया से एकदम से कलरफुल दिखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इतने कलरफुल हैं, क्या क्या ये कैसे बनते हैं, कैसे रहते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में। आइए फटाफट से हम बात करते हैं कोरल रीफ्स के बारे में और जी थोड़ा सा अपने तरीके पे आते हैं कि कोरल रीफ्स क्या है। अपना तरीका लिखेंगे, समझेंगे, आप लोग नोट्स बनाओगे और उसके बाद हमें पीडीएफ बताएगी कि भैया इससे कुछ आता है कि नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही सारी चीजें सीख लेंगे। तो कोरल रीफ्स क्या है? तो देखो जब मैं कोरल रीफ्स की बात करता हूं, दे आर बेसिकली, मेरी बात को समझना, दे आर बेसिकली द मराइन इकोसिस्टम। आपने कहा कि अच्छा सर बात मान ली कि दे आर कोरल रीफ्स आर मराइन इकोसिस्टम। मैंने कहा हाँ जी। अब ये मराइन इकोसिस्टम बना किससे? फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय skeletons और यू कैन से एक्सोस्केलेटन्स ऑफ टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी बात को समझो, मैं लिख रहा हूं फिर अभी आपको समझाऊंगा। ऑफ टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज पॉलिप्स, नोन एज पॉलिप्स। सर कह क्या गए ये बात, या बात क्या गई? तो देखो हमारे ओशियन के अंदर कुछ टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनको हम पॉलिप्स बोलते हैं। तो पॉलिप्स क्या है सर? दीज आर द टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन द ओशियन। अच्छा, तो ये पॉलिप्स क्या करते हैं कि ये जो पॉलिप्स हैं दे बेसिकली यूज द सी वाटर। ये सी वाटर को यूज करते हैं और सी वाटर को यूज करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। यानी कि इनका जो स्केलेटन होता है, जैसे हमारा स्केलेटन है, आर स्केलेटन इज इनसाइड आर बॉडी, तो हमारे पॉलिप्स का जो स्केलेटन है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, उसको बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटन। तो क्या होता है कि ये पॉलिप्स रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट करते हैं और उससे अपना स्केलेटन बनाते हैं। आफ्टर देयर डेथ डेथ क्या होता है, यही जो इनका एक्सोस्केलेटन है, आप कहो लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे ओशियन में डिपॉजिट होता जाता है। और जब ये ओवर बिलियंस ऑफ ईयर डिपॉजिट होता हुआ जाता है तो ये एक स्ट्रेटिफाइड लेयर बना लेता है, एक लेयर बना लेता है जिसकी वजह से हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं, उनको बोलते हैं हम कोरल रीफ्स। तो बात समझ में आई कि कोरल रीफ्स क्या है कि सर दिस इज बेसिकली कंप्लीट मराइन इकोसिस्टम और यू कैन से लैंड फॉर्म्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द पॉलिप्स डिपोजिट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हमारे क्या बन जाते हैं? कोरल रीफ्स बन जाते हैं। तो इतनी सी बात हमें समझनी थी। उसके साथ साथ होता क्या है, जरा बात को समझो कि ये जो मेरे पॉलिप्स हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नोट्स, जो मेरे पॉलिप्स हैं दे लिव इन कॉलोनीज। ये कभी अकेले नहीं मिलेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब एक अकेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या घंटा उखाड़ लेगा? तो उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, बहुत कॉलोनीज में रहते हैं। अच्छा, अब कॉलोनीज में रहने के साथ साथ क्या करते हैं? दे लिव इन अ सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप विद एन एल्गाई विच इज नोन एज जूजेंथेले। अब ये बात को समझते चलो, मैं आपको आगे बताता हूं चीजें कि ये क्या करेंगे। पॉलिप्स ये हमेशा एक सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं विद एन एल्गे विच इज नोन एज जूजेंथेले। अब जूजेंथेले के साथ ये क्या करेंगे कि भैया जो पॉलिप्स है मेरे, दे बेसिकली प्रोवाइड, ये एनिमल्स हैं तो जब भी भैया ये कुछ भी करेंगे तो दे विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ क्या करेंगे? हार्ड सरफेस बनाएंगे फ्रॉम देयर स्केलेटन। So they basically provide carbon dioxide and this hard surface to the zooxanthelle for photosynthesis. अब ये zooxanthelle क्या करेगी? ये भैया फोटोसिंथेसिस करेगी और ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस में, उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स बनेंगे।
तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को फॉर देयर फूड यूज करेंगे कौन? पॉलिप्स यूज करेंगे। और इस सरफेस को और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करेगा? इसको जूजेंथल यूज करेंगे फॉर देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहां पे दो भैया मेरे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है, वो है सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप। भैया ये दोनों तो मेरी कंबाइन करी किसने? ये पॉलिप्स के काम में आई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सरफेस जो है हार्ड सरफेस वो जूजेंथल के काम में आया। तो ये दोनों एक कॉलोनीज में रहते हैं। जब ये कॉलोनीज में रहेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि पॉलिप्स आर ऑलवेज व्हाइट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होगा, व्हाइट रहेंगे। एंड दीज एल्गी आर वेरी कलरफुल, दे आर वेरी कलरफुल। तो जो मेरे पॉलिप्स का जो कलर रहेगा दैट इज बिकॉज ऑफ द जूजेंथल। अब जैसे जैसे पॉलिप सर्वाइव करेंगे उसके बाद जब उनकी डेथ होगी तो दे विल शेड देयर एक्सोस्केलेटन, और वो एक्सोस्केलेटन ओवर द मेरा सरफेस ऑफ द ओशियन ओवर द, ठीक है, वो जैसे वोल्केनिक आइलैंड होंगे उनके आसपास और सरफेस पे डिपॉजिट होता जाएगा ओशियन की, और वही डिपॉजिट होके हमारे लैंडफॉर्म्स बना लेगा जिसको बोल देता हूं कोरल रीफ। इतनी सी बात थी। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। उसके साथ साथ नेक्स्ट चीज समझेंगे, उससे पहले फटाफट यहां देख लो जो चीजें हमने समझी हैं। अब आते हैं भैया अपनी पीडीएफ पे। चलो, तो कोरल्स क्या है? कॉम्प्लेक्स डाइवर्स अंडर वाटर इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन, और दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज सीक्रेटेड बाय कोरल पॉलिप्स। हमने कहा ओके। किससे बनेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट? ये कोरल पॉलिप से बनेगा, विच आर स्मॉल सॉफ्ट बॉडीज ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स। पॉलिप्स क्या करते हैं? हमेशा कॉलोनीज में रहेंगे, लाइमस्टोन सीक्रेट करेंगे, आप कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन्स बनाएंगे, अपने बाहर के स्केलेटन्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ द रीफ। उसके साथ साथ क्या होगा? कोरल पॉलिप्स है वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद जूजेंथेले। जूजेंथेले क्या करेगा? ये माइक्रोस्कोपिक एल्गे है दैट लिव विद इन द कोरल पॉलिप्स। हमने कहा ओके। जूजेंथेले प्रोवाइड्स कोरल्स विद न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लस ऑक्सीजन। वाइल कोरल्स क्या करेंगे? इनको एक सरफेस देंगे, सनलाइट देंगे, और भैया इनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये जूजेंथल और ये एक दूसरे के भरोसे जिंदे रहते हैं। और ये जो भी कोरल रीफ्स हमें देखने को मिलेंगे दे आर ऑलवेज फाउंड इन शैलो वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? योर पीवाईक्यू। अब जरा बात को समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जो मेरे कोरल पॉलिप्स हैं उनको भैया सर्वाइव करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? सबसे पहले चाहिए सनलाइट। अब देखो सनलाइट क्यों चाहिए? आपको पता है दे आर लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द जूजेंथेले। अब जूजेंथेले को क्या करना है? इसको फोटोसिंथेसिस करना है, दे हैव टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के हो नहीं सकती, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो भैया हमारे कोरल जो है उनको क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई सनलाइट इज वेरी नेसेसरी। तो इसीलिए क्या होगा कि जो मेरी ओशियनिक सरफेस होती है, जो मेरी ओशियन की जो सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, ये सारे पीवाई क्यों आपके बहुत अच्छे से समझना कि ये मेरी ओशियन की सरफेस है, तो इसकी बहुत ज्यादा हाइट तक, मतलब डीप ओशियंस में कभी आपको कोरल्स देखने को नहीं मिलेंगे। दे हार्डली एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ यू कैन से 50 मीटर, 50 मीटर। क्यों? क्योंकि जो सन का इंसोलेशन आएगा, सन की जो सनलाइट आएगी वो ओशियन के इतने ही लेवल तक पहुंच पाएगी, और उस सनलाइट से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। दैट्स व्हाई दे सर्वाइव ओनली इन द रीजन्स इन द अपर ओशियनिक सरफेसेस जहां पे भैया क्या है? सनलाइट पहुंचती है। तो याद रखेंगे कि शैलो वाटर्स में ये हमेशा आपके डीप वाटर्स में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जूजेंथल फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, और कोरल्स रियरली ग्रो इन वाटर डीपर देन 50 मीटर्स। पहला फैक्टर कि ना सनलाइट चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? दे ऑलवेज नीड वार्म वाटर। अब जस्ट बिकॉज दे नीड वार्म वाटर्स, दे आर ओनली फाउंड इन द रीजन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको मिलेंगे। दे आर ऑलवेज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स। तो अगर आपसे कोई कहे कि भैया आपके मेरे 50 डिग्री 60 डिग्री में कभी आपको कोरल्स देखने को नहीं मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल फटाफट से मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। ये देखो मैप, देखो आप ये पूरा मैप देख पा रहे हो। मैं अगर आपसे कहूं मेरा इक्वेटर कहां है, आप कहोगे सर यहाँ पे है, किरबास से पास होता है, उसके बाद एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है, और फिर मालदीव्स, इंडोनेशिया, और यहां से पास होते हुए मेरा इक्वेटर जाता है। तो आप देख रहे हो कि जितने भी भैया मेरे ये कोरल के आइलैंड्स में आपको बता रहा हूं, वो मेरे इन्हीं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे। बियॉन्ड देम ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे नीड लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर। और इनका जो सर्वाइवल है वो भैया बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आप दे दोगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो अप टू 23 से 27 डिग्री के आसपास ये आपको इन्हें टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सो दे
दे हैव अ टॉलरेंस टू अ वेरी नैरो टेम्परेचर, और भैया आपको 20 से 32 या आप कह सकते हो अप टू 23 टू 27 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है, तो इनको चाहिए होता है। तो पहली कंडीशन सनलाइट चाहिए, दैट्स व्हाई दे डजंट ग्रो इन द डीप ओशियनिक वाटर। सेकंड थिंग इज वार्म वाटर चाहिए, तो दैट्स व्हाई दे डज नॉट लिव, दे कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड बियॉन्ड द सब ट्रॉपिकल वाटर्स। ठीक है। तीसरी चीज इन्हें क्या चाहिए, क्लीन एंड क्लियर वाटर चाहिए। अब क्लीन एंड क्लियर वाटर क्यों चाहिए, मैंने आपसे कहा गंदा पानी है, सेडिमेंट्स है। अब जो सेडिमेंट्स रहेंगे, जैसे मेरी ओशियन की सरफेस है, मैंने कहा बहुत सारे सैंड स्लिट और ये सारी चीजें प्रेजेंट है मेरे ओशियन के वाटर के अंदर, ऐसे पार्टिकल्स। तो ये क्या करेंगे, दे विल स्कैटर द सनलाइट, दे विल ब्लॉक द सनलाइट रीचिंग द जूजेंथेले। अब ये जब सनलाइट ब्लॉक करेंगे तो भैया कैसे ये सर्वाइव कर लेंगे मेरे पॉलिप्स। तो हमेशा इन्हें क्या चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भैया, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या अगर मैं जहां पे मेरी रिवर वाटर आएगा, जहां पे मेरा रिवर वाटर आएगा, तो रिवर वाटर सेडिमेंट्स लेकर के आएगा, तो रिवर वाटर जहां पर आएगा वहां पे आपको जो है पॉलिप्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए बे ऑफ बंगाल की तरफ आप देखोगे, अंडमान निकोबार को अगर आप छोड़ दो, तो भैया वहां पे फ्रेश वाटर आता है, वहां पे आपको कभी भी पॉलिप्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से जहां आपकी नर्मदा गिरती है अरेबियन ओशियन के पार्ट में, वहां आपको पॉलिप्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपका पीवाई क्यू है। और कहां देखने को मिलेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिल जाएंगे, कि ये वाला जो मेरा एरिया है, दिस एरिया ऑफ द गुजरात कोस्ट, यहाँ देखने को मिलेंगे। वहीं मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नर्मदा और रिवर आकर के गिरती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, पीवाई क्यू है। तो कोरल्स को क्या चाहिए, क्लीन एंड क्लियर वाटर चाहिए। दे नीड क्लियर वाटर, जिससे सनलाइट आ सके, क्योंकि कोरल्स जो है वो सेंसिटिव रहते हैं सेडिमेंट्स और पॉल्यूशन के। सेडिमेंट्स और पॉल्यूशन क्या करते हैं, क्लाउडी बना देंगे वाटर को, और कोरल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ब्लॉक कर देंगे सनलाइट को। हमने कहा ओके। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल और वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है, वो भी हार्म करेगा हमारे कोरल्स को। चौथी चीज जो चाहिए ना, वो चाहिए सैलिनिटी। अब सैलिनिटी क्यों चाहिए, क्योंकि कोरल नीड्स अ सर्टेन बैलेंस इन द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू वाटर। दिस इज व्हाई कोरल्स डू नॉट थ्राइव इन रीजन्स वेयर रिवर डिस्चार्ज फ्रेश वाटर। तो सलाइन वाटर चाहिए। तो अब तक मैंने आपको बात इतनी सी समझाई है कि भाई मेरे जो पॉलिप्स हैं, वो क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके साथ साथ दे ऑलवेज लिव इन symbiotic रिलेशनशिप विद द जूजेंथले। जूजेंथले के साथ रहेंगे, और ये दोनों, ये इसको कार्बन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। और भैया पॉलिप्स इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, पॉलिप्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड और सरफेस प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ साथ देयर आर 4 बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिप्स टू जनरेट, कि भैया जो आपके कोरल रीफ्स के जनरेट के लिए चाहिए, पहली चाहिए मेरे को सनलाइट, बिकॉज विदाउट फोटोसिंथेसिस दे कैन नॉट सर्वाइव। तो सनलाइट चाहिए, दैट्स व्हाई दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द डीप सी वाटर। डीप सी वाटर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, दे विल ऑलवेज बी देयर इन द शैलो वाटर्स। दूसरी चीज मैंने आपसे बात करी कि भैया है ना सलाइन वाटर चाहिए, तो जहां मेरी फ्रेश वाटर जो रिवर्स आएंगी, वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरी चीज हमने बात करी कि भैया इनको टेम्परेचर 23 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर नॉट फाउंड बियॉन्ड सब ट्रॉपिकल वाटर्स, बियॉन्ड सब ट्रॉपिकल ओशियनिक वाटर। और चौथी चीज हमने बात करी कि भैया ना क्लियर वाटर चाहिए, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर। इसीलिए जब भी बहुत इंडस्ट्रियल वेस्ट आएगा या सिल्ट एंड सेडिमेंट्स आएंगे, वहां पे वो कोरल्स को बहुत ज्यादा हार्म करेंगे। इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि क्या क्या सर्वाइवल की कंडीशंस हैं, इन्हीं पे आपके पीवाईक्यूज बहुत सारे बनते हैं। उसी के साथ मैं आपसे बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ्स इन इंडिया, कि हमारी इंडिया में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पीवाईक्यूज हमसे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी रिलेटेड टू दिस, कि इंडिया में मेरे को कोरल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले भैया मेरे को देखने को मिलेंगे इन द गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ मेरे को देखने को मिलता है फ्रिंजिंग रीफ। अभी फ्रिंजिंग क्या है, सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ साथ जो मेरा अरेबियन सी है, अरेबियन सी वाले इस एरिया में भी मेरे को फ्रिंजिंग रीफ्स देखने को मिलेंगे। जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इट इज द ओनली एटॉल इन इंडिया। याद रखना, अभी एटॉल वाली सारी चीज समझा रहा हूं, लक्षद्वीप में मिलेंगे। गल्फ ऑफ मन्नार में भी आपको फ्रिंजिंग रीफ्स देखने को मिलेंगे। एंड अंडमान एंड निकोबार में लार्जेस्ट रीफ आप बोल सकते हो इन इंडिया, सबसे ज्यादा। और आप यहाँ देख रहे हो इस बे ऑफ बंगाल वाले मेरे किसी भी एरिया पे नहीं मिल रहे। यहाँ नर्मदा गिर रही है, यहाँ भी नहीं मिल रहे, बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ द फ्रेश वाटर, क्योंकि इन्हें चाहिए कैसा, सलाइन वाटर चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आई हैव आल्सो मेंशनड इट, कि कहाँ कहाँ आपको गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, सेंट्रल वेस्ट कोस्ट, केरला टू तमिलनाडु। एंड याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज बिलीव्ड टू द हाउस
हाउस द ग्रेटेस्ट कोरल रीफ कॉलोनी इन इंडिया, सबसे ज्यादा। और अटॉल कौन सा है? द ओनली अटॉल इन इंडिया इज लक्षद्वीप आइलैंड। इतनी बात याद रखेंगे। इसके साथ साथ अब हम समझेंगे तीसरी चीज। अब तक हमने समझ लिया पॉलिप्स क्या है। द सेकंड थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पॉलिप्स एंड द जूजेंथेलिन। उसके साथ साथ अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कोरल रीफ क्या है। तो बड़े प्यार से सारे भाई लोग आएंगे और हम एक चीज समझते हैं। देखो यहां मैं एक डायग्राम लेकर के आया हूं आपके लिए। होता क्या है कि मेरे तीन तरीके की रीफ्स मेरे को देखने को मिलेंगी। सबसे पहली होगी मेरी फ्रिंजिंग रीफ, पहली होगी आपकी फ्रिंजिंग रीफ, दूसरी होगी भैया मेरी अटॉल, और तीसरा होता है भैया आप मेरा बैरियर रीफ। और दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ हमें कहां देखने को मिलेगी? ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे। चलो अटॉल कहाँ है? हमारे लक्षद्वीप में हमें जैसे देखने को मिलता है। अब वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। देखो होता क्या है, हुआ क्या बॉयज एंड गर्ल्स, कि मेरे जो भी वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं या मेरे जो मेनलैंड है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द इंडियन मेनलैंड, या फिर क्या होता है ओशियन के अंदर क्या होता है, जब आपके वॉल्केनोज फटते हैं उनका लावा जो है वो सॉलिडिफाई होता है तो माउंटेन्स बनते हैं। तो जब जैसे ही वो माउंटेन्स बने, जस्ट उनके बगल में बिल्कुल उनसे लग करके जो मेरे कोरल के डिपॉजिट्स बन जाते हैं, उनके स्केलेटन के कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स, उन्हें बोलता हूं मैं फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ क्या है? आप कहोगे दे बेसिकली डेवलप्स इन टच विद द मेनलैंड और द आइलैंड। जो भी मेनलैंड होगा, जैसे यहाँ पे मेरे अरेबियन सी वाले जो बन रहे हैं, यहाँ मेरे गल्फ ऑफ कच्छ वाले जो बन रहे हैं, वो मेनलैंड से लग करके बन रहे हैं, इनको बोलता हूं फ्रिंजिंग रीफ्स। फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वाटर का लेवल राइज हुआ, वाटर का लेवल राइज हुआ। और जब वाटर का लेवल राइज होगा तो क्या होगा, ये मेरा आइलैंड जो है वो सबमर्ज होना शुरू हो जाएगा, सबमर्ज होना शुरू हो जाएगा, और पॉलिप्स का जो है डिपॉजिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब ये सबमर्ज होना शुरू होगा, तो अगर आप देखोगे कि अगर ये मेरा सबमर्ज हो रहा है तो बीच में वाटर बन जाएगा, बीच में ये वाटर रह जाएगा, और ये मेरे अटॉल वो सॉरी जो ये मेरे क्या है कोरल डिपॉजिट्स। तो जब ये सबमर्ज होने लगेगा तो आप देखोगे कि भाई जो आपका लैंड वाला एरिया है और उसके बीच में कुछ वाटर आ जाएगा, जिसको मैं बोलता हूं लगून। तो ऐसा ऐसा रीफ जिसमें मेनलैंड या आइलैंड के बीच में थोड़ा सा पानी हो, लगून वाटर हो, उसको हम बोल देते हैं क्या, बैरियर रीफ। उसके साथ साथ क्या होगा, तीसरा आता है मेरा अटॉल। अटॉल में क्या होगा, अब पानी का लेवल और ज्यादा राइज हुआ, और अब और ज्यादा राइज हुआ तो मेरा वॉल्केनिक आइलैंड क्या है, सबमर्ज करेगा। जब मेरा ये बिल्कुल सबमर्ज कर गया तो लैंड ही नहीं बचा, तो पूरा जो है एक सर्कुलर मेरा क्या बन जाएगा, कोरल रीफ बन जाएगा। और इसके बीच में क्या होगा, पानी होगा, वाटर होगा, जिसको मैं बोलता हूं लगून। इसी तरीके से हम बात करते हैं तीनों की, कि भैया सबसे पहले हमने क्या समझा कि भैया फ्रिंजिंग रीफ क्या है। फ्रिंजिंग रीफ्स आर बेसिकली डेवलप्स अलोंग द शोर लाइन ऑफ द मेनलैंड और द आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड, पहला पॉइंट। दूसरी चीज मैंने क्या कहा सर, एज द आइलैंड सबमर्जेस देयर एग्जिस्ट सम वाटर बिटवीन द मेनलैंड एंड द रीफ। और जो वाटर आ जाएगा थोड़ा सा, उसको बोल देंगे हम क्या, लगून, और इसको क्या बोल देंगे हम, बैरियर रीफ। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करी, तो अगर मेरा ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ऐसे करके आपकी एक रीफ है, और यहाँ पे ये क्या है, वाटर है, लगून है, उसको मैं क्या बोल देता हूं, बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखेंगे अटॉल क्या है कि भैया वो पूरा आइलैंड जो है सबमर्ज हो गया, और आइलैंड के सबमर्ज होने के बाद पूरा बीच में वाटर बचा, और इसको हम बोल देते हैं आपके अटॉल्स। चलिए, तो इस तरीके से आप याद रखें कि यहाँ सब्सिडेंस हुआ, सब्सिडेंस होने के बाद पानी आया थोड़ा सा ऐसे, इसको हमने लगून बोला। उसके बाद और सब्सिडेंस हुआ, और फिर जो है क्या है, पूरा का पूरा जो मेरा वॉल्केनिक आइलैंड है वो पानी के नीचे दब गया, और मेरा क्या बन गया, अटॉल बन गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो भाई फ्रिंजिंग रीफ में क्या था, आइलैंड था, आइलैंड के ऐसे साइड साइड में जनरेट हो रहे थे। फिर क्या, ये डूब गया तो ये शेलो वाटर्स बन गए आपको, जिनको मैं बोल देता हूँ क्या, लगून्स। फिर क्या, वो पूरा ही डूब गया तो मेरे क्या बन गए, अटॉल्स बन गए, और यहाँ पे आपका वेजिटेशन और पाम ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। यही तीन तरीके के मेरे क्या होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं। तो अब इंडिया के परस्पेक्टिव में जैसे मैं आपको समझा रहा था, ये कहाँ बने हैं सर, जस्ट जस्ट कहा, इंडियन मेनलैंड से लग के। कैसा रीफ होगा, फ्रिंजिंग। ये कहा मेनलैंड से लग के, ये कहा मेनलैंड से लग करके, सब कैसे होंगे, फ्रिंजिंग रीफ्स होंगे। चलिए,
और जैसे ही मेरे लक्षद्वीप की मैं बात करता हूँ, दिस इज माय अटोल, कि उसमें पूरा वोल्केनिक आइलैंड डूब गया और एक क्या बन गया, बीच में कंप्लीट लगून बन गया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, और वो सर्कल कहीं कहीं ब्रेक होता है जिससे सी वाटर आकर के मिक्स अप हो जाता है विद द वाटर ऑफ द लगून। इतनी बात याद रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं फ्रिंजिंग रीफ क्या है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ इज फ्रिंजिंग रीफ। दिस टाइप ऑफ रीफ ग्रो सीवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द शोर, मैंने कहा शोर से, या दे फॉर्म बॉर्डर्स अलोंग द शोर लाइन एंड द सराउंडिंग आइलैंड, कि या तो शोर लाइन हो, कोस्ट लाइन हो, उसका बॉर्डर बनाएंगे, या आइलैंड का बॉर्डर बनाएंगे। बैरियर रीफ क्या है, दे आर सिमिलर टू फ्रिंजिंग रीफ्स इन दैट दे आल्सो बॉर्डर अ शोर लाइन। हाउएवर डिफरेंस क्या है, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग डायरेक्टली आउट फ्रॉम द शोर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बाय एन एक्सपेंस ऑफ वाटर। भाई अगर ये मेरा पूरा लैंड है तो जस्ट बगल में इसके आ गया फ्रिंज रीफ आ गया, अब वाटर छोड़ के इतना आया रीफ, तो बीच में जो वाटर आ गया तो मैं इसको बोल दूंगा क्या, बैरियर रीफ। चलिए, दिस क्रिएट अ लेगून ऑफ ओपन ऑफन डीप वाटर बिटवीन द रीफ एंड द शोर, यहाँ ये लेगून बना देगा। अटॉल्स क्या होगा, व्हेन अ फ्रिंजिंग रीफ कंटिन्यूज टू ग्रो अपवर्ड, रीफ बढ़ती जा रही है फ्रॉम अ वॉल्केनिक आइलैंड, और वॉल्केनिक आइलैंड क्या है, पूरा संक कर गया एंटायरली बिलो द सी लेवल, तो फिर एटॉल्स बनते हैं। एटॉल आर यूजुअली सर्कुलर और ओवल विद एन ओपन लगून इन द सेंटर। तीन तरीके के मेरे क्या बनेंगे, इस तरीके से भैया मेरे टाइप्स बनेंगे कोरल रीफ्स के। तो तीन चीज समझ गए, पहले क्या है कोरल रीफ्स, दूसरा कौन कौन से फैक्टर्स में रहते हैं वो, तीसरी चीज हमने समझी कि भैया किस किस तरीके के होते हैं, फायदा क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है कोरल रीफ्स का। तो सबसे पहली तो बात है, इनको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, इनको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। दूसरी चीज क्या है, अब आपको पता है कि कोरल रीफ जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स बना रहे हैं, यानी कि एक हार्ड सरफेस बना रहे हैं। सॉरी। तो जब कोई भी सरफेस बनेगी ओशियन के अंदर, तो भैया जितने भी मराइन प्लांट्स होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, मराइन एनिमल्स होंगे, वो आके वहां ठहरेंगे, ठहरेंगे, प्लांट्स उनके ऊपर उगेंगे, एनिमल्स ठहरेंगे, तो वो क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड, यू कैन बेसिकली से दे आर हाउस फॉर वेराइटी ऑफ स्पीसीज सच एज स्पॉन्जेस, मॉलस, फिश, सी टर्टल, शार्क, डॉल्फिन्स एंड मच मोर, तो सब आके वहीं ठहरेंगे। तीसरी चीज क्या है, दे ऑल्सो एक्ट एज बफर्स। अब एक सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कोई साइक्लोन आ रहा है और वो किसी भी रीफ से टकरा गया तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, कोई टाइड आ रही है बहुत खतरनाक, वो उससे टकरा गई तो उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी कम होगी। दैट्स वाई दे रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स एंड सुनामी एंड प्रोटेक्ट आवर कोस्टल रीजन्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके साथ साथ रीफ क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे आके, यहाँ पे बहुत सारी फिश आती है, रिच सोर्स ऑफ फिश है, तो जितने भी फिशरमैन वगैरह होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है इनकी वजह से। लास्ट चीज क्या है कि भाई ये मेडिसिनल चेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है, कुछ ऐसी फिशेज होती हैं कि जो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करती हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस। एक मूवी भी थी जिसमें शार्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं टू एक वो दवाई बनाने के लिए, अगर आपने देखी हॉलीवुड की, तो मेडिसिन चेस्ट ऑफ द सी है, तो वहां पे फिशेस कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करके जाती है जो बहुत यूजफुल हैं, किसके लिए, हम ह्यूमंस के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये सिग्निफिकेंस है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है ना, कि जैसे जैसे हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमारे कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और आप कह सकते हो दुनिया के भैया करीब करीब मेरे फौजियों 1/4 तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 1/4 ऑफ द कोरल रीफ आपके उस लेवल तक डिस्ट्रॉय हो सके हैं कि भाई वो इरिवर्सिबल है, उसके आगे फिर वो आगे खत्म ही है, पीछे मुड़ के तो वो दोबारा से डेवलप नहीं हो सकते। क्या क्या फैक्टर्स हैं, सबसे बड़ा फैक्टर भैया मेरा ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है, दिस इज योर पीवाईक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं समझाता हूँ कोरल ब्लीचिंग क्या है, देखो आओ। कोरल ब्लीचिंग में क्या है, सबसे पहला मेरा हेल्दी कोरल है। जब मेरा हेल्दी कोरल है तो माय हेल्दी कोरल और द पॉलिप्स लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द जूजेंथेले। तो जूजेंथेले क्या है, कलर प्रोवाइड करेगी उसको, तो कलरफुल दिखेंगे मेरे क्या, सबके सब कोरल्स। तो आप देख सकते हो कोरल्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद माइक्रोस्कोपिक एल्गे दैट लिव इन देयर टिश्यू, दिस एल्गे आर द कोरल्स प्राइमरी फूड देंगी उनको और कलर देंगी, तो बड़ी कलरफुल से दिखेंगे मेरे कोरल। उसके बाद क्या क्या होगा, जैसे ही ग्रीन हाउस आपका इफेक्ट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इनका सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब कैसे होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये एल्गे जो है वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स, जो कुछ रिएक्शन कंपाउंड्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं जो कि हार्मफुल है किसके लिए, पॉलिप्स के लिए। अब पॉलिप्स के लिए वो कंपाउंड्स हार्मफुल है तो पॉलिप्स इनको क्या करेंगे, धीरे धीरे इस एल्गे से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही वो क्या स्ट्रेस को क्या है भाई, ये स्ट्रेस कोरल है मेरा, इसको स्ट्रेस हो गई बेचारे को। स्ट्रेस क्यों हो गई, क्योंकि इन्होंने केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिया जो इनके लिए बढ़िया नहीं है। तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे दे विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस एल्गे, और जब ये इस एल्गे से बिल्कुल गेट रिड हो जाएंगे, तो मैंने बताया था कलर किसकी वजह से है, इस एल्गे की वजह से है, तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल टर्न कंप्लीटली व्हाइट। एंड व्हेन दे टर्न कंप्लीटली व्हाइट दैट इज नोन एज कोरल ब्लीचिंग,
और इनसे एल्गे हट जाएगी। अब एल्गे हट गई तो अल्टीमेटली क्या होना है, अल्टीमेटली होना है कि सर इनको ना तो ऑक्सीजन मिलेगी ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फॉर द सर्वाइवल, तो अल्टीमेटली क्या होना है सर, दे विल एंड अप डाइंग। सो दिस इज कोरल ब्लीचिंग। तो अगर आपसे पूछता है कोरल ब्लीचिंग क्या है, कि कोरल ब्लीचिंग इज द डिस्टर्बेंस ऑफ symbiotic relationship between the algae and the polyps, due to which polyps detach themselves from the colorful algae and turns white, and this entire process because of the global warming and increasing temperature is known as coral bleaching। इसको मैं बोल देता हूँ कोरल ब्लीचिंग। तो जैसे जैसे मेरा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो कोरल ब्लीचिंग हो रही है। दूसरी चीज क्या है, टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। अब टूरिज्म के बढ़ने से क्या है कि जो पहले क्या था, अनटच्ड रहते थे रीफ, अब ये टच्ड हो गए। अब जितनी भी सर्फिंग वगैरह और इतने सारी सर्फिंग हो गई आपकी, या आप कहो कि जितने शिप्स वगैरह चल रहे हैं, शिप्स भी डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या होता है, सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, सेडिमेंट्स कलेक्ट होने से क्या होगा, मैंने आपको बताया था, वाटर क्लियर नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा, सनलाइट नहीं पहुंचेगी, तो दिस विल आल्सो इफेक्ट द कोरल्स। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो भी पॉइजन करेगा कोरल रीफ्स को। सेडिमेंट्स जो रिवर्स लेकर के आ रही हैं वो मडी कर देगा वाटर को एंड कट ऑफ द एल्गे फ्रॉम द सनलाइट, तो मरेंगे ये। तो ये सारी के सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, केयरलेस टूरिज्म, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डिस्चार्ज कर देते हैं हम, उसके साथ साथ जो आपका नेविगेशन है, केयरलेस नेविगेशन, कहीं ऑयल स्पिल हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया, और जो सेडिमेंट्स रिवर्स लेकर के आती हैं, ऑल दीज फैक्टर्स आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरल हेल्थ। ठीक है, डिटोरिएटिंग कोरल हेल्थ। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा कोरल रीफ का, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक कोरल ट्रायंगल होता है, वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लार्जेस्ट कोरल रीफ एरिया किसका है पूरे वर्ल्ड में, आप बोलोगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हैज द लार्जेस्ट कोरल रीफ एरिया। आप लार्जेस्ट रीफ नहीं है वहां पे, एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया हैज द लार्जेस्ट कोरल रीफ। इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, शागोस हैव द मैक्सिमम कोरल रीफ्स इन साउथ एशिया में। मालदीव्स आपका पूरा अटोल है, इंडिया में देखते हो आप श्रीलंका में है, जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके साथ साथ ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्यूसलैंड कौन सी कोस्ट पे है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्या है, बैरियर रीफ है, आपको याद रखना है। उसके साथ साथ मैं आपको यहां दिखाऊंगा कुछ चीजें, मैप पे आप समझेंगे कि भाई आपके सबसे पहली बात तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में है। वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। जो आपके पीवाईक्यू में पूछा है, फिजी आइलैंड विच हैज पॉलिटिकल लिंक्स विद द न्यूजीलैंड, फिजी आइलैंड आपका हो गया। इसके बाद इधर ये कुक आइलैंड, सॉरी फिजी आइलैंड नहीं, कुक आइलैंड हैज पॉलिटिकल लिंक्स विद द न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड है, फिजी आइलैंड है आपका, ये सोलोमन आइलैंड्स है, ठीक है, पेपुआ न्यू गिनिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, और ये इंडोनेशिया वाला पूरा आपका एरिया, मालदीव्स हो गया आपका। और इधर अगर आप आओगे तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ, बेलिजे। ठीक है, तो इस पूरे एरियाज में बहामास आइलैंड्स और फ्लोरिडा वाले इस पूरे रीजन में हमें, कैरिबियन वाले रीजन में, तो आप मेनली देख सकते हो कैरिबियन वाला रीजन आपका। ठीक है, उसके साथ साथ इंडोनेशिया वाला, उसके साथ साथ है आपका अरेबियन सी और इंडियन ओशियन वाला ये एरिया, अफ्रीका और जो एशिया वाला है। और इस तरीके से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा कोरल रीफ्स का। मेजर आइलैंड जो आपको याद रखने मैंने बता दिया, आप किरिबास याद रखेंगे, आप हवाईयन याद रखेंगे, आप बेलिजे याद रखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप मेडागास्कर याद रखेंगे, उसके साथ साथ आप मालदीव याद रखेंगे, आपका एग्जामिनर पूछे। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वाला, पेपुआ न्यू गिनिया, फिलीपाइंस भी है, कुक आइलैंड एंड फिजी आइलैंड, दीज आर द इंपोर्टेंट कोरल रीफ आइलैंड्स आप कह सकते हो। उसके साथ साथ एक चीज और आपको समझनी है कि अगर आपका एग्जामिनर पूछता है तो भैया एक आपका कोरल ट्रायंगल है, वो जो कोरल ट्रायंगल है वो आपके भैया एंटायर ये थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया वाले रीजन से लेकर के ये ऑस्ट्रेलियन वाले रीजन तक ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है, जहां वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स आर फाउंड, मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड। इसको मैं बोल देता हूं क्या, कोरल ट्रायंगल। ये आप देख सकते हो, सोलोमन आइलैंड, पेपुआ न्यू गिनिया, फिलीपाइंस का पूरा रीजन आपका, सिंगापुर, मलेशिया, और ये इंडोनेशियन और ऑस्ट्रेलियन वाली बेल्ट जो है आपकी आइलैंड्स की, वो सारी आती है मेरी किसमें, कोरल ट्रायंगल में। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस मेजर आइलैंड्स एंड दिस मेजर प्लेसेस, कि आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल आइलैंड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इतना ही कोरल्स का बहुत छोटा सा टॉपिक है, इट इज अ स्मॉल टॉपिक बट वेरी यूजफुल। तो मैंने आपको समझा दिया। एक क्विक रिवीजन अगर आपको चाहिए तो मैं फटाफट से देता हूं आपको। क्विक रिवीजन में हमने सबसे पहले समझा कि भाई कोरल्स क्या थे। सर कोरल इज बेसिकली टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है, मराइन इकोसिस्टम एंड लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिप्स एंड द जूजेंथेले। उसके साथ साथ कौन कौन से फैक्टर्स थे, क्या सब ट्रॉपिकल वाटर्स के बियॉन्ड जनरेट करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए। उसके साथ दूसरी चीज क्या चाहिए, सैलिनिटी चाहिए, क्लियर वाटर्स चाहिए, तो सेडिमेंट्स में डेवलप नहीं करेंगे। तीसरी चीज हमने समझी इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, तो अटोल कहाँ है मेरा, लक्षद्वीप में है, अंडमान का सबसे ज्यादा एरिया है कोरल रीफ्स का। फिर उसके साथ साथ
अगर आपसे कोई पूछे गल्फ ऑफ खम्मत में है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे आती है, नर्मदा आती है और वो फ्रेश वाटर में कभी भी पॉलिप्स डेवलप नहीं होते। उसके साथ आगे बढ़े तो हमने समझा तीन अलग अलग तरीके के भैया फ्रिंज रीफ्स मेरे क्या थे, जो बिल्कुल ही कोस्ट लाइन पे या आइलैंड की बिल्कुल मेनलैंड के बिल्कुल साइड में जो डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद बैरियर रीफ क्या है कि जैसे जैसे सबमर्ज होता जाएगा और कोरल रीफ का डिपॉजिट बढ़ता जाएगा तो बीच में जो वाटर आ जाएगा, जो डीप वाटर्स आ जाएंगे तो वहां बैरियर रीफ आ जाएगा। और एटॉल क्या आएगा, जब फाइनली पूरा सबमर्ज हो जाएगा तो वहां मेरा एटॉल बन जाएगा। इतनी चीज हमने डिस्कस करी एंड देन वी हैव कम टू अंडरस्टैंड अबाउट द कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग के बाद हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर कोरल आइलैंड्स इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज कोरल ट्रायंगल। इतनी बात हमारी हो चुकी है। अब इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझाता हूं, जो हमारा रहने वाला है यूएन क्लॉज। अब यूएन क्लॉज क्या है? यूएन क्लॉज बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ द सीज। ये क्या हुआ, 1982 में ऐसा एक कन्वेंशन आया और उसके बाद 1994 में इफेक्टिव हुआ। क्या इंडिया इसका पार्ट है? यस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द यूएन क्लॉज। इंडिया हैज अडॉप्टेड इट। ठीक है, अच्छा यूएन क्लॉज है क्या? देखो क्या था कि हमने अपने लैंडलॉक्ड एरियाज तो बना लिए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तक, आप कहो या जैसे जैसे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई, सबने अपने लैंड के बॉर्डर्स बना लिए एंड दैट वाज सो इजी फॉर देम। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब लैंड के बॉर्डर्स बन गए तो जो डिस्प्यूट्स अराइज होना शुरू हुई, वो डिस्प्यूट्स आपके अराइज होना शुरू हुई ओवर द लैंड। एंड व्हेन दिस डिस्प्यूट्स अराइज अ लॉट, तो एक बॉडी बनाई गई, एक कन्वेंशन लेकर के आया गया कि जिससे ये डिसाइड करा जा सके कि भाई हम अपने सी वाटर को, हम अपने ओशियनिक वाटर को भी कुछ बाउंड्रीज बनाएंगे जिससे डिस्प्यूट्स कम हो। और जिससे सबसे पहला तो डिस्प्यूट्स कम हो, दूसरा मराइन रिसोर्सेज को सब इक्वली यूज कर पाए बिकॉज दे आर फॉर द मैनकाइंड। किसी एक कंट्री का सोवरेन राइट उन पर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा चाइना जो है पूरे नीचे तक फिशिंग करता है। चाइना कहता है पूरा जो है साउथ चाइना सी मेरा है, तो ऐसे हम कहने लगे इंडियन ओशियन मेरा है, यूएस कहने लगे पैसिफिक ओशियन मेरा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, चार कंट्रीज के सारे ओशियंस हैं तो बाकी की जो कंट्रीज हैं उनका तो कोई रिसोर्स से मतलब नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, दे आर फॉर द एंटायर मैनकाइंड एंड टू मेंटेन दैट थिंग हम एक लॉ लेकर के आए हैं, लॉ ऑफ द सीज। अब उसने क्या करा, हमारे सी वाटर को डिवाइड करा इनटू डिफरेंट लेवल्स। अब डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करा, 5 मेजर जोन थे आपकी। जैसे मैं आपको समझाऊं, आइए मैं आपको अगर समझाऊं कि जैसे मैंने बात करी 5 मेजर मेजर जोन कौन सी थी। सबसे पहले तो बोला गया एक बेस लाइन, हर एक कंट्री अपनी एक बेस लाइन बनाएगी। बेस लाइन का मतलब क्या है, द लाइन विच आई हैव ड्रॉन इन येलो। तो भाई मेरे इंडिया का ऐसे मैप है। अब इंडिया के मैप पे मैंने कहा कि भाई कोई भी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल दिस वे। अब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर अपनी बेस लाइन बनाएगी इस तरीके से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि भैया एक क्लियर डिमार्केशन रहेगा कि उनकी बाउंड्री कहां तक है। तो हमारी इंडिया ने फॉर एग्जांपल ऐसे बाउंड्री बनाई, तो इस बाउंड्री को मैं बोल देता हूं बेस लाइन। बात को समझते चलेंगे, ये क्या है, बेस लाइन है। यानी बेस लाइन, हर एक कंट्री अपनी एक बाउंड्री बनाएगी कोस्टल रीजन्स को वो करने के लिए। अब इस बेस लाइन के अंदर जितना भी मेरा वाटर आ गया अंदर, दिस वाटर, जो वाटर आया अंदर, ये पूरा वाटर को यहां पे बोला गया अकॉर्डिंग टू द यूएन क्लॉज बैक वाटर्स। दिस एंटायर वाटर वाज कॉल्ड एज बैक वाटर्स। अब बात को समझेंगे कि बैक वाटर्स का मतलब ये कि भैया बैक वाटर्स में जो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, जो कहो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विल बी एप्लीकेबल टू द बैक वाटर सिमिलर टू द लैंड। कि जो जो लॉज मेरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लैंड पे लग रहे हैं वो सारे के सारे बैक वाटर्स में लगेंगे। तो आप कह सकते हो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस जितने भी होंगे यानी सेम एज लैंड मेरे बैक वाटर्स में लगेंगे। उसके बाद क्या करा गया, उसके बाद बोला गया कि भाई जो ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से, इस बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, दिस बेस लाइन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, इसको बोला गया टेरिटोरियल वाटर्स। 12 नॉटिकल माइल्स, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया जी टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर है, आप कहो टेरिटोरियल जोन। अब आप मेरे से कहो कि सर ये बैक वाटर और टेरिटोरियल जोन में क्या क्या फर्क था। तो मैंने आपसे कहा कि भाई टेरिटोरियल जोन में कोई भी इनोसेंट पैसेज अलाउड नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी नो इनोसेंट पैसेज ऑफ एनी शिप। मतलब क्या है कि मैंने आपसे बोला कि भाई बांग्लादेश का कोई फिशरमैन है, वो अगर फिशिंग करते करते इंडिया के टेरिटोरियल जोन में आ गया,
तो इंडिया उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकती है, बिल्कुल एक्शन ले सकती है। इंडियन नेवी चाहे उसको उड़ा भी सकती है, चाहे तो डिटेन भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि तुम टेरिटोरियल जोन में विदाउट द परमिशन कभी भी एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है। नो इनोसेंट पैसेज इज अलाउड इन द टेरिटोरियल जोन। अब आपने कहा अच्छा जी सर, अच्छा सर, उसके साथ साथ और क्या चीजें होंगी, आओ समझो। तो कोई भी इनोसेंट पैसेज यहाँ अलाउड नहीं होगा। उसके साथ साथ जितनी भी लॉज हमारी लग रही हैं, ठीक है, जो लॉज मेरी हैं, चाहे कस्टम से रिलेटेड हो और नेविगेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी लॉज हो, वो सारी की सारी लॉज मेरे टेरिटोरियल वाटर्स में लगेंगी। आपने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, आगे बताओ। इसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल से, मतलब बेस लाइन से, और जो 24 नॉटिकल माइल्स था मेरा एरिया, उसको मैंने बोला जो मेरा बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, यानी इसके 12 और जोड़ दूं मैं, तो यानी बेस लाइन से कितना, 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन बोलेंगे इसको। कहीं आप सोचोगे हाँ यहां से और 24 आगे जोड़ दो बारे में, नहीं, ये एंटायर फ्रॉम द बेस लाइन इज 24। ठीक है, चलिए। तो इसको हमने बोला कि भैया ये है मेरी कंटेजियस जोन, ये है कौन सी मेरी कंटीजियस जोन, कंटीजियस जोन। चलो, अब तो मैंने दो चीज आपको बताई कि भैया एक टेरिटोरियल सी है, एक कंटीजियस जोन है। टेरिटोरियल सी में क्या है कि भाई कोई भी इनोसेंट पैसेज जो है, अगर आप कोई भी लेकर के आते हो विदाउट परमिशन अलाउड नहीं है। जितनी भी सबमेरिन्स वगैरह कुछ भी आपकी आएगी वो दिखा करके जाएंगी। उसी के साथ साथ एयर पैसेज की बात करूं, एयर पैसेज, चलिए अब आएंगे कंटीजियस जोन की बात करेंगे। तो कंटीजियस जोन मेरी 0 से 24 नॉटिकल माइल थी। इसमें मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भैया इसमें भी मेरी सारी की सारी लॉज लगेंगी, चाहे रिलेटेड टू कस्टम, रिलेटेड टू, आप कहो कि भैया पॉल्यूशन नहीं कर सकता कोई भी आकर के यहाँ पे बाहर का आदमी, ठीक है, कि भाई आप अपना शिप लेकर के आए, आप वहां पॉल्यूट करके चले गए, तो आप ये सारी परमिशन आपको नहीं रहेंगी। उसके साथ साथ जो तीसरी जोन मेरी बनी थी वो थी भैया 0 से 200 नॉटिकल माइल्स, 0 से 200 नॉटिकल माइल्स बेस लाइन से। और इसको मैं बोलता हूँ EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। डायरेक्टली पूछ गया था आपके CDS में कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। यहाँ पे क्या है कि भैया चाहे नेविगेशन हो, चाहे एयर स्पेस हो, यहाँ पे सबको अलाउड है। अनटिल और अनलेस कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीजें जो रहती हैं, उनके अलावा यहाँ किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है किसी दूसरी कंट्री को नेविगेट और एयर स्पेस करने में। एंड द रीजन बियॉन्ड दिस 200 नॉटिकल माइल्स इज नोन एज हाई सीज। और हाई सीज में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट अनटिल और अनलेस, आपको पता है कि अगर आप हाई सीज में, और इकोनॉमिक जोन का एक और याद रखना है कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे, एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, प्लीज देख लेना जो मैंने लिखा है, जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेज अपनी कंट्री को बिलोंग करेंगे, कोस्टल कंट्री को। चाहे मेराइन रिसोर्सेज हो, फिशिंग वगैरह इन सब चीजों से रिलेटेड, चाहे आपके रिसोर्सेज हो भैया फिशिंग वगैरह हटा करके, जो भी आपके पेट्रोलियम गैस जो कुछ भी निकलता है वो किसका होगा, कोस्टल कंट्रीज का होगा। लेकिन जब हम हाई सीज में चले जाते हैं तो हाई सीज फॉर द एंटायर मैनकाइंड, हाई सीज आर फॉर द एंटायर मैनकाइंड। यहाँ पे कभी भी अगर आप रिसर्च करते हो रिलेटेड टू द मिनरल्स एंड ऑल, दे विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी एक कंट्री के नहीं है वो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द मैनकाइंड। इतनी चीजें हमें याद रखनी है। तो चलिए फटाफट से, ये बैक वाटर्स में क्या होगा, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है। टेरिटोरियल जोन्स में क्या होगा, टेरिटोरियल जोन्स में क्या होगा कि भैया यहाँ कोई इनोसेंट पैसेज अलाउड नहीं है, और एयर पैसेज भी यहाँ पे आपका अलाउड देखने को आपको नहीं मिलेगा। यहाँ क्या होगा कंटीजियस जोन में कि भाई कस्टम से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, यहाँ क्या होगा आपका अलाउ कर देंगे क्या, नेविगेशन, नेविगेशन अलाउड रहता है यहाँ, बट पीसफुल। सबमरीन्स वगैरह ऊपर होकर के जाएंगी सरफेस पे, नीचे नहीं जा सकती। उसके साथ साथ एयर स्पेस अलाउ यहाँ पर भी नहीं करेंगे। एयर स्पेस कहां पे जाकर के अलाउ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इतनी बात आप याद रखना कि भाई यहाँ पे क्या है, नो इनोसेंट पैसेज आपका अलाउड है अगर परमिशन लोगे तो, एयर पैसेज, और यहाँ पे एयर पैसेज दोनों में अलाउड नहीं रहेगा, चाहे टेरिटोरियल हो या कंटीजियस हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सिर्फ नेविगेशन अलाउड है और यहाँ दोनों चीजें जाकर के अलाउड हो जाती हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो फटाफट से हम देखेंगे। आइए, मैंने बोला बेस लाइन, बेस लाइन क्या है सर, द लो वाटर लाइन जो किसी भी कोस्टल कंट्री अपनी बनाती है। उसके साथ साथ इंटरनल वाटर्स क्या है, इंक्लूड द सी ऑफ द लैंडवर्ड साइड ऑफ द टेरिटोरियल सी। उससे कितना एरिया आपका, जो अंदर जो आपका पानी रहेगा बेस लाइन से, वो सारे इंटरनल वाटर्स है।
नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज अनलेस टेरिटोरियल सी, जो अगर जब तक आप अपनी लाइन को नहीं छेड़ोगे बैक वाटर्स में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरनल वाटर्स में आपके लॉज रहेंगे। उसके साथ अगला आता है जी टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी एक्सटेंड करता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। द कोस्टल स्टेट्स हैव सोवरेन अथॉरिटी ओवर द टेरिटोरियल सी, पूरी सोवरेन अथॉरिटी रहती है। दीज राइट एक्सटेंड टू द सी बेड, सबसॉइल एंड इवन द एयर स्पेस इन एडिशन टू द सरफेस। मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि भाई एयर पैसेज भी अलाउड नहीं करेंगे आपके कहा, टेरिटोरियल जोन में। हमारे गुजरात के सीएम थे, उनका गलती से उनका जो कॉन्वॉय है, जो उनका जो हेलीकॉप्टर वो चला गया पाकिस्तान के टेरिटोरियल जोन में। तो पाकिस्तान ने तो वार्निंग भी उतने अच्छे से नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान तो मौके के लिए घूमता है, आपको पता है। तो उनका जो है पूरा प्लेन क्रैश कर दिया गया था एंड वी वर अबाउट टू डू नथिंग, क्योंकि ये पूरे लॉज हैं अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज। तो नो एयर पैसेज, ठीक है। चलिए उसके साथ साथ क्या होगा, हाउएवर इनोसेंट पैसेज आफ्टर द परमिशन, आफ्टर परमिशन जो नेविगेशन का है वो अलाउ कर देते हैं। उसके साथ साथ क्या होगा, कंटीजियस जोन में इट बेसलाइन से 24 नॉटिकल माइल्स, और इसके साथ साथ जो इट डजंट गिव एनीवन द राइट टू फ्लाई और एक्सप्लोर द स्पेस, बट नेविगेशन के राइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो इतना याद रखेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सबको नेविगेशन और एयर स्पेस दोनों के राइट्स रहते हैं, बट जितने भी रिसोर्सेज वगैरह होंगे सब किसके होंगे, कोस्टल कंट्रीज के होंगे। जो भी हम करेंगे, रिसर्च करेंगे, जो भी उसकी एनर्जी होगी, फिशिंग होगी, जो भी कुछ होगा सब कुछ अपना है, बट वहां पे नेविगेशन और वो नेविगेशन और एयर स्पेस के राइट्स मिल जाएंगे, इतना होता है। हाई सीज, ओशियन सरफेस वाटर जो ईजेड के बाहर है वो हाइसीज है। इट इज आउटसाइड, किसी भी नेशनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, ये कॉमन इनहेरिटेंस है पूरे मैनकाइंड के लिए। कोई भी स्टेट अगर वहां ऑपरेशन करती है और भैया कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं, तो पीसफुल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही क्या होंगे, यूजफुल होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना प्लीज, क्योंकि यूएन क्लॉज से क्वेश्चन पूछता है। मोटा मोटी आपको इतना याद रखना है कि मेरा जो बैक वाटर्स है, बैक वाटर्स में सारे लॉस लगेंगे पूरे देश के जो लैंड पे लगते हैं। दूसरा आएगा मेरा टेरिटोरियल जोन या टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल जोन में क्या होगा, विद स्पेशल परमिशन, नेविगेशन अलाउ करेंगे बट विद परमिशन फॉर पीसफुल पर्पसेस। पीसफुल पासेज इज अलाउड बट एयर स्पेस अलाउड नहीं होगा। उसके साथ साथ मेरी कंटेजियस जोन, ठीक है। उसके साथ साथ जोन नेक्स्ट वाली, उसमें क्या होगा, मेरा नेविगेशन जो है वो अलाउड है, पीसफुल नेविगेशन, बट एयर स्पेस यहां भी अलाउड नहीं है। ट्रेवलिंग एंड यहां भी अलाउड नहीं होगी। फिर ईजेड में क्या होगा, ईजेड विल अलाउ बोथ नेविगेशन एंड एयर स्पेस टू द अदर्स, both navigation and airspace to the other countries, but all the resources, चाहे वो मेरी टाइम रिसोर्सेज हो, फिशिंग वगैरह ये सारी चीजें, या आपके एनर्जी रिसोर्सेज हो, वो सारे बिलोंग करेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री को। बट एनी कंट्री विल नॉट रिक्वायर एनी परमिशन फॉर द नेविगेशन और द एयर स्पेस। नेविगेशन की परमिशन आपको इन कंटेजियस वाटर्स में भी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे परमिशन चाहिए। एयर स्पेस इन दोनों में भी अलाउड नहीं, और एयर स्पेस यहाँ अलाउड है। बस इतना सा याद रख लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत है। चलिए, तो आज की क्लास में मैंने कंप्लीटली आपको कोरल रीफ और आपको जो है समझा दिया है रिलेटेड टू द यूएन क्लॉज। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, और उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी ज्योग्राफी को। तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद, अच्छे से करते रहो चीजें। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट मेरे सारे फौजियों को। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो प्लीज ज्वाइन कर लो फॉर द नोट्स। ठीक है, तो मिलेंगे फटाफट से। बाय एवरीवन, जय हिंद।